अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चना की फसल से ले अधिक पैदावार। अमरूद की सघन बागवानी में कैसे करें कटाई छटाई। प्रदेश के जिन किसानों ने चना की बुआई समय से कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की तो कहीं फल फूल बनने की अवस्था पर है और फसल अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए समय पर सिंचाई के साथ हानिकारक कीट और रोगों से फसल का बचाव करना जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय पवार खेड़ा जिला होशंगाबाद के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धनंजय कठल। अभी चने की जो स्थिति है वह कई किसान भाइयों की चना अभी छोटा है, कई किसान भाइयों का चना अब फूल की अवस्था में है और कुछ जिन्होंने पहले बोनी कर दी है उनका घेटियों पर चना आ चुका है, धाने भरने लगे हैं। इन तीनों परिस्थितियों में तीनों अलग अलग प्रकार से हमें समसामयिक कार्य करना चाहिए। यदि हम देखें जिन किसान भाइयों के यहाँ चना छोटा है उन किसान भाइयों को एक विशेष सलाह है कि खरपतवारों का वो अच्छे से नियंत्रण करें, जिसकी वजह से हमारे पौधा में अच्छी वानस्पतिक वृद्धि होगी। जिन किसान भाइयों के यहाँ फूल की अवस्था में आ गया है, किसान भाई यदि फूल की अवस्था में आ गया है तो पानी की आप बिल्कुल ना लगाएं। यदि पानी आप लगाते हैं तो फूल गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो आप पानी ना लगाएं। और जिन किसान भाइयों के यहाँ घेटी पर आ गया है, एक हल्का पानी आप लगा सकते हैं जिसमें सिर्फ घेटियाँ हैं, तो उससे दाने में वजन बढ़ जाएगा और काफ़ी उत्पादन में भी कम से कम 5 से 10% तक वृद्धि हो जाती है। किसान भाइयों, इस चर्चा में एक बात और मैं करना चाहूँगा। जो किसान भाई हमारे आपके बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं उनके लिए विशेष है ये, क्योंकि बीज उत्पादन कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है। जितने भी पौधे लगे हैं हमारे खेत में, उसमें जो आपको विसंगतियाँ देखने को मिलती है हर पौधे से पौधे में, यदि तो हमारे जो ऑफ टाइप प्लांट बोलते हैं हम, जैसे कोई चने का दूसरी भी वैरायटी आ जाती है, तो ऐसे जो विसंगतियाँ वाले पौधे होते हैं उनको उखाड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है।
इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। एक जैसा पूरा खेत दिखाई देना चाहिए, एक जैसी हाइट का, एक जैसे फिजिकल प्योरिटी रहती है वो वैसा दिखना चाहिए कि हम चादर बिछाए तो एक जैसी चादर बिछ जाए। जिन किसान भाइयों के यहाँ घेटियों पर चना आ गया है तो आप निश्चित रूप से आप देखिएगा तो वहाँ पर आप देखेंगे इल्ली का प्रकोप जरूर देखने को मिल रहा होगा। जिनके चने छोटे हैं, मंझले हैं या बड़े हो चुके हैं, आप उसमें बर्ड पर्चर का प्रयोग करें। लकड़ी की टी आकार की खूंटियाँ आप खेत में लगाएं। 1 एकड़ में कम से कम 25 खूंटियाँ जरूर लगाएं। चिड़िया आए वो बैठें और यदि इल्ली देखती हैं तो वह इल्लियों को अपना शिकार बनाती हैं और कंट्रोल कर लेती हैं। ये नेचुरल कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, एक और सलाह मैं देना चाहूँगा कि आप फेरोमोन ट्रैप ज़रूर लगाएं। वो आता बहुत सस्ता है, लेकिन हमारे यदि फेरोमोन में 5 तितलियाँ यदि फंस रही हैं प्रतिदिन तो आपको स्प्रे करना ही चाहिए। यदि किसी की बहुत बड़ी हो गई है, बहुत तादाद में आ गई हैं, तो इमामेक्टिन बेंजोएट दवाई का आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर 1 से 2 स्प्रे अवश्य करें। जिन किसान भाइयों के यहाँ उगरा की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है तो किसान भाई आप फसल चक्र अपनाएं, गहरी जुताई करें। 3 वर्ष में 1 बार गहरी जुताई करें कम से कम। बार बार आप दलहनी फसलें ना लें, आपका उगरे की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। बहुत सारी आजकल हमारे यहाँ प्रतिरोधी किस्में आ गई हैं। बीज उपचार की आप जहाँ तक बात करें तो बीज उपचार भी अति आवश्यक है। बीज उपचार करने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, कोई भी फंजीसाइड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फंजीसाइड जैसे थायराम है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो आपका निश्चित ही बीज उत्पादन कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। जो बीज बनेगा बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी को देते हैं तो वो भी आपकी तारीफ करेगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त में शामिल एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के रेस्क्यू पेशेवरों को से की बात। कहा, हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाया। हम पूरी दुनिया को मानते हैं एक परिवार। 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उडुपी की रैली में वंशवाद पर बोला हमला। कहा, बीजेपी को छोड़कर सभी दलों में वंशवाद। जेठुली की घटना को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। कहा, बिहार में खौफ का माहौल, नीतीश कुमार जिनके संगत में गए उसका असर। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन में 1 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अमरूद की सघन बागवानी से निश्चित ही अधिक फलन प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए किसानों को समय के साथ अमरूद के वृक्षों की कटाई छटाई करनी पड़ती है।
क्योंकि समय से कटाई नहीं करने पर वृक्षों में फलन कम होने लगता है। ऐसे में सही तरीके से और सही समय पर अमरूद के बागों में कटाई छटाई का कार्य करना चाहिए, जिसके बारे में जानकारी दे रही है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। अभी हम लोग अमरूद के सघन बागवानी में खड़े हैं और अमरूद की आप देख रहे हैं कि अमरूद की कटाई छटाई हुई है। अमरूद को देखा जाए तो अमरूद में साल में 3 बार कटाई छटाई होनी चाहिए और इसमें 3 फलन होता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने से इसमें 2 ही फलन आता है, लेकिन जहाँ पर समशीतोष्ण वातावरण रहता है वहाँ पर किसान इसको पूरा उपज ले सकते हैं, अच्छे से कटाई छटाई करके, प्रॉपर मेंटेन करके। अमरूद की बागवानी में कम एरिया से अधिक उपज लेने के लिए सघन बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इस तकनीक में सही समय पर प्रूनिंग करना बहुत जरूरी होता है, जिसे हर वर्ष करने की जरूरत होती है। ऐसे अनुशंसित दूरी अमरूद के लिए 8 गुना 8 मीटर है, लेकिन जब 8 गुना 8 मीटर से कम दूरी पर लगाया जाता है तो वो सघन बागवानी में आ जाता है। जैसे 7.5 मीटर गुना 7.5 मीटर पर भी लगाते हैं किसान, तो ये सघन बागवानी में आ जाएगा। और जैसे जैसे हम दूरी को कम करते हैं, मेरा प्रति इकाई पौधा बढ़ जाती है। जैसे जिस बाग में खड़े हैं इसमें पौधे हैं जो 2 गुना 3 मीटर पर लगे हुए हैं, और जब 2 गुना 3 मीटर पर लगे हुए हैं तो 1 हेक्टेयर में 1667 पौधा है। 1667 पौधा है तो उसका हमको प्रबंधन उसी प्रकार से करना पड़ेगा, और अगर उस प्रकार से प्रबंधन ना किया जाए तो हमारा ये बाग जो है अनुत्पादक हो जाएगा, उत्पादन हमको सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। प्रूनिंग का कार्य आप सही जानकारी के बाद ही करें। अगर ठीक से प्रूनिंग होगा तो पौधों को सही आकार मिलेगा, जिससे आगे चलकर भरपूर उपज मिलेगा। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सघन बागवानी में पौधे की आपसी दूरी बहुत कम होती है। ऐसे में डालियों के अनियमित बढ़ने से पौधे को धूप नहीं मिलेगी, रोग कीटों का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे उपज बहुत ही कम मिलेगा। जब आप जून के महीने में लगाते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीना में पहली कटाई छटाई करें। नीचे से 50 सेंटीमीटर आपको एकदम क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना, उसमें कोई तना नहीं रहेगा, कोई पत्तियां नहीं रहेंगी। और 50 सेंटीमीटर से ऊपर जो भी तना है उसको आपको, अगर नहीं चारों दिशा में है, सीधा गया है तो उसको ऊपर से काट दें आप। काटने के बाद सारे पौधों को काटने के बाद पत्तियों को हटा दें, जितनी पत्तियां हैं सबको हटा दें। जब भी कटाई छटाई आप करें, मौसम खुला होना चाहिए, मौसम धूप होना चाहिए। कटाई छटाई के उपरांत कटे हुए भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का गहरा लेप लगाएं। लेप सिर्फ कटे भाग पर ना लगाएं, उसका जो नीचे वाला तना होता है उसको ओवरलैप करते हुए उसको नीचे करके आप उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगाएं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाने के बाद उसमें सिंचाई करें। सिंचाई करने के उपरांत आप उसमें उर्वरक 1 सप्ताह 10 दिन रुकने के उपरांत आप उसमें उर्वरक दे सकते हैं। उर्वरक में हमको कंपोस्ट की मात्रा का उपयोग करना है। कंपोस्ट कम से कम एक पौधे में आप 2.5 kg 2 से 2.5 kg आप कंपोस्ट को रखिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कंपोस्ट की मात्रा को जो भी उपलब्ध है ज़्यादा मात्रा में देने का प्रयास करें। आपके पास कोई अगर दानेदार कीटनाशक है, क्लोरोपाइरीफॉस का अगर दानेदार मिल जाता है तो उसका उपयोग करें, और प्रति पौधा लगभग 10 से 15 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस उर्वरक में मिला दें और उसे जड़ में डालने का प्रयास करें। अब आप पौधों को बढ़ने दें। आप कोई इसमें अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपका पौधा कम उम्र का है। अंतर्वर्ती फसल में आप बेहतर होगा दलहनी फसलों का चयन करें, जैसे मसूर है, चना है, गर्मा में आपको मूंग है, इन सब फसल का चयन करें। ऐसे फसल का चयन करें कि जो ज़मीन को एकदम ढक देता हो, कोई खरपतवार को नहीं आने देता है। आप सब्जी का भी उत्पादन कर सकते हैं, लोबिया है, या आप इसमें हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी लगाने से टर्माइट का अटैक आपके बगीचे में नहीं होगा। और कटाई छटाई पुनः फिर फरवरी में करें, जनवरी के अंत और फरवरी में करें। फरवरी में आपका पौधा बढ़ा, जो
जिन तना को आपने छोड़ा था और पत्तियों को पर कल्ले आए थे, उन कल्लों को पुनः आप 50% की दूरी पर काटें। काट करके पुनः पत्तों को हटाएं और उन तना को भी हटा दें जो तना एक छाया में पड़ रहा है। धूप में रहने वाले तना को रखें। इसे पुनः आप जून में काटें। इसी प्रकार से कटाई छटाई करते हुए पौधों की संरचना को इस प्रकार से आपको बनाना है कि उसका जो ऊपरी गोलाई है, परिधि जिसको कहेंगे, पौधे का ऊपरी परिधि जिसमें फलन लगेगा, वो लगभग 2 मीटर हो। और 2 मीटर का जब परिधि होता है, 2 मीटर कहने का मतलब कि लगभग 2 मीटर, और इसको कटाई छटाई करके आपको मेंटेन करना है। इस प्रकार से आप पौधों में 2 साल तक कटाई छटाई करते हैं। कटाई छटाई करके आप उसका इस प्रकार का संरचना बनाते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कल्ले सृजित हो जिस पर फल लगे, क्योंकि अमरूद जो है करंट सूट पर फलता है। अमरूद नए कल्लों पर जो आता है उन कल्लों पर फलता है। तो जितना हम इसमें कल्लों को सृजित कर पाएंगे उतना इसमें फल लगेगा। तो आपको सही तरीके से अमरूद के फसल का प्रबंधन करना है, अमरूद के पौधों का प्रबंधन करना है और उसके उत्पादन को इस प्रकार से लेना है कि आपके पौधों में लगभग हमेशा फलन मिलता रहे। अब आपने बाग को सही आकार दे दिया है, जिससे उपज मिलना शुरू हो गया है। शुरू में आपने सही आकार देने के लिए प्रूनिंग किया। अब आपको हर वर्ष अच्छी उपज के लिए प्रूनिंग करना है। आम तौर पर इन क्षेत्रों में वर्ष में 2 बार फलों का उत्पादन लिया जाता है, इसलिए जाड़े की फलत लेने के लिए मई में प्रूनिंग करें और बरसात का फलन लेने के लिए फरवरी मार्च में प्रूनिंग करें। ऐसा करने से नई डालियां आएंगी और उसी पर फलन होता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त में शामिल एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के रेस्क्यू पेशेवरों से की बात। कहा, हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाया, हम पूरी दुनिया को मानते हैं एक परिवार। 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। उडुपी की रैली में वंशवाद पर बोला हमला। कहा, बीजेपी को छोड़कर सभी दलों में वंशवाद। जेठोली की घटना को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। कहा, बिहार में खौफ का माहौल, नीतीश कुमार जिनके संगत में गए उसका असर। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन में 1 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में पत्ती में भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने पर ताम्रयुक्त फफूंदनाशक दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में वाई या टी आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खुटिया गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुनकर समाप्त कर देंगी। चना की फसल में वयस्क कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 नग प्रति एकड़ की दर से लगाएं। फेरोमोन ट्रैप में वयस्क कीटों की उपस्थिति के आधार पर एनपीबी नामक जैविक कीटनाशक 250
LE प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में माहू, जिसे एफिड भी कहते हैं, कीट के शिशु और वयस्क दोनों ही हानिकारक अवस्थाएं हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप होने पर नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से 2 से 3 बार छिड़काव करें। सरसों की फसल में निचली पत्तियों पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेटालेक्सिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। रोग की तीव्रता के अनुसार 10 से 12 दिन के अंतराल पर एक और छिड़काव किया जा सकता है। मक्का की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था होने पर निराई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। इसके पश्चात नाइट्रोजन उर्वरक की दूसरी मात्रा का छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी वाली फसलों में माहू के प्रकोप की संभावना है। इसके लिए सतत निगरानी रखें और प्रारंभिक प्रकोप दिखाई देने पर नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। सब्जी फसलों में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप दिखाई देने पर स्पाइनोसिड 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। केला और पपीता के पौध में सप्ताह में एक बार पानी अवश्य दें और फूल आने की स्थिति में केला पौध में सहारा देवें। गाभिन गायों को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में 10 से 15 किलोग्राम हरा चारा, 30 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 30 ग्राम साधारण नमक खिलाएं। अधिक उत्पादन के लिए पशुओं को हरा चारा 25 से 30 किलोग्राम प्रतिदिन खिलाएं। हरे चारे एवं सूखे चारे का अनुपात 3:1 रखें। दुधारू पशुओं में पेट में गैस हो गया हो तो टिम्पोल या ब्लेटासिल दवा 100 मिलीलीटर गुनगुने पानी के साथ पिलाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिरोज, जिला रीवा के कृषक भगवती प्रसाद ने। ये नैनो यूरिया के उपयोग और महत्व के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भगवती प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी ये किसान सोनलाल जी ने नैनो यूरिया के बारे में बात की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दानेदार यूरिया और नैनो यूरिया दोनों बराबर, आधा लीटर का नैनो यूरिया और 1 कट्टा दानेदार पूरी एक ही मात्रा है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है जो यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक तरल पोषक तत्व है। ये एक रसायन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है और ये पौधों के लिए एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया को दानेदार यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है जो कि फसलों में तरल रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें यह है कि नैनो यूरिया का प्रयोग क्यों करें, फसल के लिए क्या लाभदायक है, वातावरण को कैसे बचाता है। तो इसमें यह है कि जैसे अपन दानेदार यूरिया को जमीन पर डालते हैं तो 30 किलो तो जमीन के अंदर चला जाता है, 30 किलो पौधा अब्जॉर्व करता पानी के साथ श्वसन क्रिया के द्वारा, और बाद में 40 किलो है जो वो वातावरण में वाष्पित हो जाता है। तो इससे वातावरण खराब होता है और जो जमीन वाला है वो भूतल में जाके जल को खराब करता है नाइट्रेट के रूप में। तो इसको सुधार के लिए नैनो यूरिया पत्तियों पे डाला जाता है। तो पत्तियाँ 100% इसको 99% इसको काम में ले लेती है। तो ज़मीन पे नहीं डलता है, इसलिए ज़मीन खराब नहीं होती, अगली साल के लिए ज़मीन ज़्यादा बढ़िया रहती है। वातावरण में वाष्पित नहीं होता तो वातावरण खराब नहीं होता, और वो 30 किलो काम में आता है, 100 किलो में ये
1 लीटर में 1 लीटर पूरा का पूरा काम में आता है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का उद्देश्य दानेदार यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करना है। इसके अलावा फसल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के साथ मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण को कम करना है। इसीलिए किसान भाइयों, अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें इसका प्रयोग, आइए जानते हैं। ये जो नैनो यूरिया है 1 एकड़ के लिए 4 बीघा कच्ची के लिए आधा लीटर की बोतल है। ये 60 ml 15 लीटर टंकी के अंदर डाल के और स्प्रे करने के लिए है। इस स्प्रे करने पर यह ध्यान रखना है कि स्प्रे करने के बाद में कम से कम 24 घंटे तक पत्तियों पर पानी नहीं डलना चाहिए। बारिश का भी या फुहारा खेत का किस पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पानी आने से ये नीचे आ जाएगा तो इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। इस प्रकार ये एक बार 35 से 50 दिन की फसल में काम में लो और उसके बाद में एक बार 80 से 85 दिन की फसल हो जाए उस वक्त काम में लो, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा, शानदार। किसान भाइयों, यूरिया की किल्लत को देखते हुए नैनो यूरिया किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिसका उपयोग करके आप न सिर्फ अधिक खर्चे से बच सकते हैं, बल्कि आप फसलों से अधिक पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये सरकार को वो भी लाभदायक है, क्योंकि जो ये 266 रुपये का जो यूरिया है वो खरीदते हैं तो उसकी रेट 3500 के लगभग है, तो सरकार को सब्सिडी में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। और नैनो यूरिया 240 रुपये का है, इसमें वही काम उतना ही काम करता है जितना वो 1 कट्टा काम करता है, तो इसलिए सरकार का भी पैसा बचता है, देश का पैसा बचता है, हमारा पैसा बचता है जो अन्य कामों में आए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।